नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथूरिया सहारा हरियाणा के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, निकिता हत्याकांड को लेकर प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ बन रहा है माहौल। कहा, बीजेपी की जीत बड़ौदा में सुनिश्चित। रोहतक जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कई महत्वपूर्ण जानकारियां की साझा। 130वें भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में सर्व जातीय प्रतिभा सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। हरियाणा दिवस पर सभी जिलों में होंगे कार्यक्रम। करनाल में मुख्यमंत्री तो रोहतक में होंगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। कोरोना से दूसरे देशों के मुकाबले भारत हुआ कम प्रभावित, कहा दुष्यंत कुमार गौतम ने। पीजीआई के कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा ने एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में चिकित्सकों को किया संबोधित। स्वर्णकार समाज ने धूमधाम से मनाई महाराजा अजमेर की जयंती। आध्यात्मिक संदेश में सदगुरु सिद्धार्थ ओलिया ने ब्रह्म ज्ञान पर दिया अपना विस्तृत व्याख्यान। जिला जींद के उचाना में 2 किसानों ने नवीनतम तरीके से किया बरसात के पानी को हार्वेस्ट। बल्लभगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सैलजा के विरोध में भाजपा को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस की असलियत जनता के सामने है, जबकि भाजपा नेताओं का कोई विरोध नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी घटना में लिप्त पाया गया उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। गौरतलब है कि कल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा बल्लभगढ़ पीड़ित परिवार से मिलने गई थी, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। मुख्यमंत्री आज रोहतक में थे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि घटना फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगी और आरोपियों को जल्द ही सजा मिलेगी। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सीएम ने कहा कि बड़ौदा चुनाव में योगेश्वर दत्त मजबूत स्थिति में है और निश्चित रूप से भाजपा की जीत सुनिश्चित होगी। देखिए, कांग्रेस के खिलाफ एक वातावरण जो बना, कल उसका प्रदर्शन आपने देख लिया है। वहाँ हमारे अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी भी वहाँ होकर के आए हैं और जो कार्रवाई इस समय सरकार की चल रही है वो लोग संतुष्ट हैं। 2 घंटे के अंदर अंदर हम लोगों ने जो कल्प्रेट थे उनको पकड़ लिया। उनकी सहायता करने वाला एक तीसरा अपराधी, उसको भी कल पकड़ लिया है और उसकी फास्ट एक प्रकार से जो उसके ऊपर एक्शन हो सकता है। पुलिस को हमने कहा कि जल्दी से जल्दी इसका चालान, जो भी सामग्री इकट्ठी करनी है, चालान पेश करें और फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऊपर इसको जो है इसका संज्ञान लिया जाएगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट एस्टेब्लिश हो जाएगी। और जितना जल्दी हो सकता है ऐसे जो अपराधी हैं, ये जो घिनौना अपराध किया है उन्होंने, इस घिनौने अपराध को करने की वजह में उनको सख्त दंड दिया जाएगा। ये तो अपराध में संलिप्त कौन कौन है, जिसकी संलिप्तता इस अपराध में मिलेगी, उन सब के खिलाफ संज्ञान लिया जाएगा। अच्छा, कल बड़ौदा गए थे आप, अभी ताज़ा हालात क्या है और किस तरह का आपने वहाँ भाव पाया है लोगों का? देखिए, मैं कल 5 सभाएं करके आया हूँ। अभूतपूर्व वहाँ उत्साह था और उस उत्साह को देख करके और ख़ास करके वहाँ जो नौजवान तबका है, जिन्होंने योगेश्वर पहलवान को एक चहेते कैंडिडेट के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि योगेश्वर पहलवान हमारा जो जेजेपी का साझा कैंडिडेट है, उसको निश्चित जीत होगी, बड़े भारी मार्जिन से होगी। रोहतक जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने आज पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। मीडिया से रूबरू होते हुए उपायुक्त ने साफ किया कि कोरोना के चलते आने वाले त्योहार के सीजन में किसी तरीके से प्रशासन की रणनीति रहेगी और कैसे और किन कदमों से कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है, और आज हम सबके लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। साथ ही उन्होंने सभी विभागों को जीरो टॉलरेंस की स्कीम के साथ चलने की बात कही। देखते हैं उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार की पत्रकार वार्ता के कुछ अंश। आज हम फिर 100 के करीब पहुंच गए हैं। 102 जी, कल वो 97-94 कुछ था परसों, और जो कल वाला आंकड़ा है वो 100 पार कर गया, यानी 3 डिजिट में फिर से। अब हम क्या कहें, हम पहले अच्छे थे, फिर खराब हो गए, फिर अच्छे हो गए, अभी फिर खराब हो गए। इसका एक ही इंडिकेटर है जो पब्लिक का एटीट्यूड है इस वायरस के प्रति। लोग बेपरवाह हो गए। त्योहारी सीजन में बाजारों में भीड़ बढ़ गई। हालांकि मैंने इसका आकलन किया कल, वहां से ऐसा कुछ नहीं आ रहा है कि वहां पे कुछ ज्यादा केस बढ़ रहे हैं। पॉकेट्स लार्जली वही हैं जो पहले थी, परंतु ये जो वायरस का जो म्यूटेशंस हैं शायद वो कुछ ऐसी होंगी। अभी 80 साल का व्यक्ति वेंटिलेटर से उठकर आ रहा है,
और 35 साल का व्यक्ति चले जा रहा है, उसको और कोई बीमारी भी नहीं थी। 80 साल वाले को 4 बीमारी और भी थी, वो आ गया। ये वायरस किसके साथ कैसा बिहेव करेगा ये जानकारी नहीं है, लोगों को यही समझने की आवश्यकता है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के पास भी नहीं है। इस वायरस का आचरण देख के, इसका व्यवहार देख के हर रोज़ नई चीज़ें सामने आ रही हैं। इसलिए मेरी एक ही प्रार्थना है आपके माध्यम से सब लोगों से कि वो बहुत ज़्यादा बेपरवाह ना हो। ये वायरस खतरनाक है, किसी के लिए भी हो सकता है, और एक बार सांप गुजर गया तो लाठी लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं है। और वो वैसे ही पता नहीं क्यों ऐसे रहना चाहते हैं। तो हमने कहा भी चलिए कम से कम त्योहार के टाइम ऐसा भीड़ भड़का ज़्यादा ना हो जिससे ये बीमारी और बुरी तरह फैल जाए। तो हमने एक व्यवस्था बनाने की चेष्टा की, जिसमें हमने कुछ टेम्परेरी पार्किंग्स वगैरह भी लोगों के लिए मुकर्रर की थी, और कुछ जो खास भीड़ वाले इलाके थे, भिवानी स्टैंड के इर्द गिर्द वाले जो भी बाज़ार हैं, उनमें हमने भीड़ भड़का पार्किंग वगैरह बंद करवाई, जिसमें पुलिस और नगर निगम दोनों विभागों के लोग लग के जद्दोजहद कर रहे हैं लगातार। हरियाणा वाल्मीकि महासभा की ओर से 130वें भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में सर्व जातीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन जिलाध्यक्ष राजेश बोहत की अध्यक्षता में रोहतक में पुराना बस स्टैंड कम्युनिटी सेंटर में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष ML सारवान, विशिष्ट अतिथि प्रधान महासचिव सत्यवान ढिलोड़ होंगे। साथ ही इस मौके पर भगवान वाल्मीकि रामायण के महाकाव्य विश्व के पथ प्रदर्शन वाल्मीकि भजन वाणी का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने भगवान वाल्मीकि के बारे में बताते हुए कहा कि भगवान वाल्मीकि ने ही रामायण महाकाव्य लिखी और भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बताया। आइए देखिए प्रकट दिवस की कुछ झलकियां। 98% से जिस बेटी ने +2 में जो भारत हासिल की है, प्रिया ने भी जो बीएड अभी 90% से बीएड पास की है, मेरी बेटी प्रिया ने। एक कमेंट दो भाई, कमेंट दी एक बार ऊपर। बीएड 90% से सर, +2 98% से 98.91% +2 से। प्रकट आदि कवि जगत गुरु तथा त्रिकालदर्शी हुए हैं, जिन्होंने 10,000 वर्ष पूर्व महाकाव्य रामायण लिखी, और महाकाव्य रामायण लिखने के उपरांत राजा राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिष्ठित किया। आपने रामायण का सीरियल भी देखा हुआ है। सीता माता की रक्षा की, लव को शस्त्र और शास्त्र की दीक्षा दी, और आज जो हिंदू धर्म जीवित है, सनातन धर्म जो जीवित है, वो केवल मात्र महाकाव्य रामायण की ही देन है। आपको इस बात की अति प्रसन्नता होनी चाहिए कि गुरु के हाथ में कलम, हमारे हाथ में वो कैप्टन साहब समझ रहे हैं, यहाँ मैं बोल रहा हूँ, वो केवल मात्र व्यवस्था की देन है। भगवान की, बोलो वाल्मीकि भगवान की, संत रविदास महाराज की। वाल्मीकि प्रकट दिवस का जो पूरे हिंदुस्तान में जो उत्सव मनाया जा रहा है, किसी कारणवश से जो ना लॉकडाउन की वजह से पब्लिक का भी आवागमन ठीक तरह से नहीं हो सका, और आज समस्त समाज के सर्वजातीय महापंचायत की ओर से सर्वजातीय प्रतिभा सम्मान समारोह का हमने कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें सभी समाज के लोग, सिख समाज के लोग हैं, कबीर समाज के लोग हैं, रविदास समाज के लोग हैं, खटीक समाज से हैं, 36 बिरादरी के लोगों ने इसमें जो अपना योगदान, जो आहुति अपनी दी है भगवान वाल्मीकि के चरणों में, जो जिस तरीके से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित की है, मैं समस्त समाज के, सर्वजातीय समाज के लोगों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं व अधिक अपने समस्त समाज को बधाई देता हूँ। और आज जो ये कार्यक्रम हमने जो किया है, उसमें सर्व जातीय समाज के बच्चों को, जिनमें जो बच्चों में प्रतिभा थी, जो लोग बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे, दलित समाज के जो बच्चे, गरीब समाज के जो बच्चे इतने अच्छे अच्छे अंक लेकर
90%, 98%, 95% लेकर के जो बच्चे आज +2 में लो, B.Ed में लो, और जो ना हर कक्षाओं में जो ना अच्छे अंकों से जो उत्तीर्ण हुए हैं, और उसके बाद भी सरकार किसी प्रकार से लेकर के इन बच्चों, दलित समाज के बच्चों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। चाहे सरकार वो कोई भी रही है, सरकारों में इन दलित, हम सरकार से मांग करते रहे कि भाई दलित समाज के बच्चों को जिस तरीके से उनमें प्रतिभा है, उनको प्रतिभा को निखारने के लिए उनको प्रोत्साहन करें, उनके बच्चों को शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए उनको मौका दें। हरियाणा दिवस पर सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, लेकिन सोनीपत में कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा, जबकि करनाल में मुख्यमंत्री होंगे कार्यक्रम के चीफ गेस्ट। पंचकूला में रहेंगे स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, और रोहतक की बात करें तो रोहतक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, जबकि अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज शामिल होंगे और कुरुक्षेत्र में शिक्षा मंत्री कंवरपाल रहेंगे। झज्जर में अरविंद शर्मा मौजूद रहेंगे। राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि कोरोना काल में संस्कृति, संस्कार और मजबूत नेतृत्व के कारण हम दूसरे देशों के मुकाबले कम प्रभावित हुए। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं। यह बात उन्होंने गौड़ ब्राह्मण डिग्री कॉलेज में आयोजित महर्षि वाल्मीकि जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि वे सामाजिक जागरण और सामाजिक एकता के लिए आगे आकर सामाजिक सरोकार की भावना को जागृत करने का काम करें। ऑडियंस क्लैपिंग चल। आज हम 3 कार्यक्रम बनाने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। महर्षि वाल्मीकि जयंती, एकता दिवस और हरियाणा दिवस, तीनों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण दिन है और कार्यक्रम भी है। महर्षि वाल्मीकि जी आदि कवि रहे हैं। आदिकाल के प्रथम कवि महर्षि वाल्मीकि जी थे। एक बिटिया ने बड़ा इनके बारे में बोला है, कहा है, लेकिन इतिहास हमारा बदलता रहा है, बताते रहे हैं। मुगलों का शासन आया, अंग्रेजों का शासन आया, वामपंथियों का शासन आया, और उन्होंने इतिहास के अंदर बहुत कुछ परिवर्तन किया है, जिसके कारण समाज में फूट भी पड़ी है, समाज में एकता भी खत्म हुई है। इसलिए हमें बार बार हर चीज को पढ़ने की आवश्यकता है। मैं बेटी को गलत नहीं बता रहा। महर्षि वाल्मीकि जी डाकू नहीं थे। रत्नाकर डाकू और महर्षि वाल्मीकि जी का अलग अलग उद्देश्य है। महर्षि वाल्मीकि आदिकाल के अंदर ब्रह्मा जी के समय से उनके 9वें पुत्र थे, उनके बेटे थे महर्षि वाल्मीकि जी। इस डाकू रत्नाकर से उनका कोई संबंध नहीं था। हाँ, ये सत्य है कि 2 पक्षी प्रेम कर रहे थे, उसमें एक पक्षी की शिकारी द्वारा हत्या कर दी गई। उस वियोग के अंदर आकर उन्होंने पहला काव्य लिखा था। बीएससी फाइनल ईयर की छात्रा हूँ। मेरा नाम ईशा मिगलानी है। आप सभी को महर्षि वाल्मीकि जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले 9 महीने ने इंसान के जीवन को काफी हद तक बदल कर रख दिया है। चाहे कोई नेता हो, अध्यापक, छात्र, सभी के जीवन में परिवर्तन आया है। सभी का रहन सहन बदल गया है। शिक्षण संस्थानों को इस दौर में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस महामारी के दौरान वायरस से हमारा जीवन, दिमाग, पढ़ाई सब प्रभावित हुए हैं। पूरे विश्व में जहां 320 मिलियन छात्रों की पढ़ाई इस महामारी से प्रभावित हुई है, वहीं भारत में भी करीब 32 मिलियन छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। संस्थान ने हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक निगम, निदेशक DMEIR के दिशा निर्देशन में कोरोना महामारी की शुरुआत से बहुत सराहनीय काम किया और संस्थान में आने वाले मरीजों को कोई परेशानी नहीं आने दी। उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। ये कहना है पंडित भगवत दयाल शर्मा, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर OP कालरा का। वे शुक्रवार को पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ हाइफा यूनेस्को चेयर इन
बायोएथिक्स के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के सहयोग से आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में सैकड़ों चिकित्सकों को संबोधित कर रहे थे। We live, we talk to each other, we communicate with each other, and there are various ethical issues which are related to all these things. So today we are here to discuss with certain ethical aspects of whether it is related to teaching or to management or to the other psychological aspects, and various eminent speakers will be dwelling on different issues. So once again I welcome on behalf of our Health Science University in Haryana to all the distinguished panel of speakers and to various people who have joined not only from our university in Haryana but also from its various affiliated colleges, from the Department of Medical Education and from Germany and Australia. Many people have joined our webinar today. On this occasion, I express my sincere thanks to our Honorable Chief Minister, Shri Manohar Lal ji, who has been a source of encouragement, a lot of support during these difficult times of COVID pandemic. He is always ensured that there is no dearth of financial resources to our university in taking care of the patients and also in taking care of the staff over here. स्वर्णकार समाज द्वारा महाराजा आजमीर की जयंती धूमधाम से मनाई गई और कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने शिरकत की। आपको बता दें कि अजमेर स्वर्ण कला के राजा थे। इस मौके पर स्वर्णकार देवेंद्र भारत ने बताया कि सोना और चांदी के जेवर शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाते हैं, साथ ही आभूषण पहनने से शरीर को कई बीमारियों से निदान भी मिलता है। उन्होंने कहा, सोनारों वाली गली के अंदर महाराजा अजमेर स्वर्णकार संघ के तत्वावधान के नीचे महाराजा अजमेर जयंती को मनाया गया। ये महाराजा अजमेर जयंती हर साल सोनारों वाली गली में मनाई जाती है। अब की बार कोरोना को ध्यान कर रखते हुए सिर्फ प्रसाद का वितरण किया गया है और ये जो कार्यक्रम है हर साल इसको आगे बढ़ाया जाएगा। आज सभी जो समाज के लोग हैं मैं उनको महाराजा अजमेर जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं। महाराजा अजमेर जयंती जो है ये स्वर्णकार समाज के आदि पुरुष रहे हैं। ये महाराजा रामचंद्र के वंश से महाराजा अजमेर जी हुए हैं। ये राजा थे और इन्होंने सोने चांदी का जो कार्य शुरू किया था, सोने को एक कला के रूप में शुरू किया था और अपने समकालीन राजाओं को ये सोने के जेवर भेंट करते थे। अपने आध्यात्मिक संदेश में सद्गुरु सिद्धार्थ ओलिया ने ब्रह्मज्ञान पर अपना विस्तृत व्याख्यान किया। सद्गुरु ने हरियाणा ओशोधारा मैत्री संघ के अध्यक्ष स्वामी नीलकंठ और उनकी टीम को 1 नवंबर से शुरू होने वाली ध्यान समाधि के लिए स्वामी सोहम को शुभकामनाएं दी। इसके साथ साथ रविवार 1 दिसंबर को IIYM द्वारा संचालित 1 दिवसीय वर्कशॉप में स्वामी दयाल और कुलदीप को अग्रिम शुभकामनाएं भी दी। रोहतक जोन के प्रभारी संदीप नैन और दलशेर मलिक ने उनका आभार प्रकट किया। और ब्रह्म सूत्र ग्रंथ अद्भुत है, उसको पढ़ करके मुझे ऐसा लगा अगर ब्रह्म को समझना हो तो ब्रह्म सूत्र को पढ़े बिना, उसका मनन किए बिना और जो बातें उसमें लिखी गई हैं उसका अनुभव किए बिना कोई ब्रह्म को नहीं जान सकता, कोई आत्मा को नहीं जान सकता, कोई समाधि को नहीं जान सकता। और तुम पूछते हो कि उसमें है क्या? उसमें यह है, यह सृष्टि क्या है, सृष्टि का रचयिता कौन है, ये जीवन क्या है, ये जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या है, ये जीवन के पहले क्या है, जीवन के बाद क्या है। अनेक अनेक जो मत हैं इस विषय में, उन सभी मतों की उसमें चर्चा है। और याद रखना, बौद्ध मत बाद में आया, जैन मत बाद में आया, वेद पहले से थे। लेकिन ऐसा नहीं कि बुद्ध का जो दर्शन है, बुद्ध का जो विचार है वो पहले नहीं था। ऐसा नहीं कि भगवान महावीर ने जो विचार दिए वो पहले नहीं था, वो पहले भी था। इसलिए ब्रह्म सूत्र उन सब मतों का खंडन भी करता है
और शंकराचार्य ने एक बड़ा काम किया कि उन मतों को बौद्ध मत, जैन मत, इन मतों से जोड़ा और जोड़ करके समझाया कि कैसे ये वेद के अनुरूप नहीं है। जिला जींद के उचाना क्षेत्र में प्रगतिशील किसान रवि और सुरेंद्र ने अपने खेत में नवीनतम तरीके अपनाकर बरसात के पानी को हार्वेस्ट किया है। इस तरह परंपरागत खेती से हटकर अपने आय के स्रोत को बढ़ाया है। इस अवसर पर रोहतक से पहुंचे प्रिंसिपल संदीप नैन, ब्रह्म बेनीवाल, अनिल डांडा और राम भगत डुमरखा ने बताया कि इस तरह की परंपरागत खेती में बदलाव किया जाए तो सभी किसान लाभान्वित हो सकते हैं। शोकन और रवि शोकन ने इतना बढ़िया यहाँ पे अपने फार्म हाउस पे ना वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का इंतजाम किया है और साथ में सीलू शोकन, अनूप डांडा और सारी टीम यहाँ पे आई हुई है और हम उनसे बात करते हैं कि कैसे उन्होंने ये मैनेज किया है। राम राम जी। राम राम जी। ये बागवानी के लिए हमने टैंक बनाया है, ड्रिप इरिगेशन के लिए। इसमें पानी कम मात्रा में यूज़ होता है और अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। और इसमें साथ में हम बच्चों को, गांव या आस पड़ोस के गांव के बच्चों को स्विमिंग भी करवाते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता और पानी का अच्छे तरीके से इसका हम इस्तेमाल करते हैं। बाग ड्रिप इरिगेशन के साथ हमने बागवानी कर रखी है। एक बार टैंक भर के 1 एकड़ का पानी में हम लगभग 4 एकड़ 5 एकड़ में 2 या 3 बार सिंचाई कर लेते हैं इसकी। तो पानी काफ़ी कम मात्रा में मिलता है और अच्छे तरीके से इसकी ग्रोथ मिलती है पौधे को, जो ड्रिप इरिगेशन से पानी मिलता है। और अच्छी पौधे को दवाई देनी है या और जो भी है अच्छा प्रोग्रेस मिलती है पौधे को इससे। इस तरह आप देख पा रहे हैं कि नरवाना और उचाना के क्षेत्र में किसान जो हैं अपने अलग अलग तरीके से खेती कर रहे हैं और मैं संदीप नैन, प्रिंसिपल इस्माइला आया हुआ था यहाँ पे और मेरे साथ अनूप डांडा, ब्रह्म बेनीवाल, राम भगत और सभी टीम आई हुई थी। तो ये बहुत अच्छा लगा, तो बहुत बहुत बधाइयाँ। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, नमस्कार।